हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं द थर्ड लेवल लेसन। इसका है ये पार्ट 2 जो कि हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाकर के वहाँ पे पार्ट फर्स्ट जो है वो भी पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ लिया था कि चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पे चला जाता है और वहाँ पर उसको बहुत ही अजीब चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि उसको वहाँ पे जो रूम दिखाई देते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है वो भी बीचों बीच स्थित होता है, ओल्ड स्टाइल का होता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ग्रीन आई शेड लगा करके रखते हैं और वहाँ पे उसको ओपन फ्लेम लैंप्स है वो वहाँ पे उसको देखने को मिलते हैं और जो पहनावा होता है लोगों का वो भी अलग तरीके का देखने को मिलता है। तो उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पे देखता है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर। और क्या उसने देखा वहाँ पे? देखिए, उसने देखा ब्रास स्पीटून्स। अब ब्रास स्पीटून्स क्या होता है? पुराने टाइप के अंदर अमेरिका के अंदर पान खा करके थूकने के लिए कुछ पात्र होते थे, वो ब्रास इसके होते थे, ब्रास के, और उनको ब्रास स्पीटून्स कहा जाता था अमेरिका के अंदर। तो ये इस तरीके के दिखाई देते हैं, तो इनको ब्रास स्पीटून्स कहते हैं। तो उसने वहाँ पे ब्रास स्पीटून्स देखे, फर्श पर पड़े थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के दूसरी तरफ एक ग्लिंट ऑफ लाइट, यानी ग्लिंट ऑफ लाइट कहते हैं चमकती हुई प्रकाश की किरण, कॉट माई आई, मेरी आंख को दिखाई दी। दूसरी तरफ स्टेशन के उस पार उसको एक चमक दिखाई दी। अब वो चमक किस चीज की थी? ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच। एक आदमी गोल्ड वॉच बाहर निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी बनियान की पॉकेट से। बनियान की जेब थी या जो उसने पहनावा पहन रखा था उसकी जेब से वो गोल्ड वॉच बाहर निकाल रहा था। गोल्ड वॉच कैसी होती थी पुराने टाइम के अंदर? देखिए, इस तरह की गोल्ड वॉच होती थी जो वो आदमी है वो अपनी जेब से बाहर निकाल रहा था। उसके बाद में देखिए, He snapped open the cover। उस आदमी ने जब उस वॉच को बाहर निकाला तो क्या किया? स्नैप्ड ओपन का अर्थ होता है झटके से खोल दिया। द कवर, उसने उसका कवर एक झटके से खोल दिया उस घड़ी का। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और उसने उस वॉच को, ग्लांस का अर्थ होता है घूर कर देखना, उस वॉच को बहुत ही सावधानी से घूर कर देखा। एंड फ्राउन, और थोड़ी सी त्योरियां चढ़ाई। फ्राउन का अर्थ होता है थोड़ा सा मतलब उसने आंखें तरेली, नाराज हुआ थोड़ा सा। ही वोर ए डर्बी हैट। अब उसका पहनावा कैसा था उस आदमी का जिसने वो घड़ी बाहर निकाली थी? तो ही वोर ए डर्बी हैट। अब डर्बी हैट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। डर्बी हैट कैसा होता है? पुराने टाइम के अंदर इस तरह का जो हैट होता था जो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो लंबा होता था, तो उसको डर्बी हैट कहा जाता था। तो इसको बोलते हैं डर्बी हैट। तो उस आदमी ने डर्बी हैट पहना हुआ था। ए ब्लैक 4 बटन शूट विद टाइनी लपेल्स। 4 बटन शूट यानी 4 बटन वाला टाइनी लपेल्स। टाइनी लपेल्स क्या होते हैं इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। 4 बटन वाला जो कोट होता था पुराने टाइम के अंदर, देखिए इसका चित्र, ये देखिए आप, इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, ये जो हिस्सा ये छोटा होता था पुराने टाइम के अंदर। आजकल ये थोड़ा बड़ा होने लग गया है, तो पुराने टाइम में छोटा होता, इसको कहते हैं लपेल्स। ये लपेल्स होता है। तो जो आदमी था जो उसने कोट पहना हुआ था उसने 4 बटन वाला जो कोट है वो पहना हुआ था और उसका जो लपेल्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टस, और उसकी क्या थी? देखिए, बिग यानी बड़ी, ब्लैक काले रंग की, हैंडल बार मोस्टस। अब हैंडल बार मोस्टस कहते हैं मूंछों को। हैंडल बार मोस्टस कैसी होती है उनका भी मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। देखिए हैंडल बार मोस्टस कैसी होती है, ये देखिए इस तरह की जो मूंछें होती है जो मुड़ी हुई होती है इस तरह से हैंडल की तरह, इनको कहते हैं हैंडल बार मोस्टस। तो वो जो आदमी था वो पुराने जमाने का था, क्योंकि चार्ली है वो पुराने जमाने के अंदर चला गया था थर्ड लेवल पर, और उस आदमी का पहनावा भी पुराने स्टाइल का था। उसने डर्बी हैट लगाया हुआ था, 4 बटन वाला शूट जिसके छोटे लपेल्स थे वो पहना हुआ था, और हैंडल बार मोस्टस उसकी थी। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने इधर उधर देखा। एंड सो दैट, और मैंने देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन, कि स्टेशन के अंदर जो सारे लोग थे वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे? ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, 1890 के अंदर जैसे लोग वस्त्र पहनते थे, कपड़े पहनते थे, उस तरह के सभी लोगों ने कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सो सो मेनी बियर्ड्स। अब ये चार्ली क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैंने कभी नहीं देखा सो मेनी बियर्ड्स, इतनी सारी दाढ़ियाँ,
क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर लोग दाढ़ी बहुत ज़्यादा रखते थे। तो ये कह रहा है कि मैंने इतनी सारी दाढ़ियाँ पहले कभी नहीं देखी। साइड बर्न्स है वो मैंने पहले कभी नहीं देखे इतने सारे। अब साइड बर्न्स क्या होते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए मूंछें इस प्रकार से यहाँ से साइड में से बड़ी हो जाती है, बड़ी कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं साइड बर्न्स। तो यहाँ पे चार्ली कहता है कि मैंने इतने सारे साइड बर्न्स पहले कभी नहीं देखे। एंड फैंसी मॉस्टेसेस, और मैंने जो फैशनदार मूंछें हैं वो भी पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग हैं वो फैशनदार मूंछें, साइड बर्न्स ये सब रखते थे, दाढ़ियाँ वगैरह रखते थे। तो ये कह रहा है कि मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, फिर क्या हुआ, एक औरत जो है वॉक्ड इन, वो अंदर आई, थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन के दरवाजे से अंदर आई एक औरत। सी वोर ए ड्रेस, उसने ड्रेस पहनी हुई थी, विद लैक ऑफ मटन स्लीव्स। अब उस लड़की की जो औरत थी वो अंदर आई, उसकी ड्रेस कैसी थी देखिए, लैक ऑफ मटन स्लीव्स। स्लीव्स तो बाजुओं को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है मटन स्लीव्स, लैक ऑफ मटन स्लीव्स। ये बाजुएं किस तरह की होती है, देखिए आपको एक ड्रेस दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी जो बाजुएं हैं, ये इन बाजुओं को बोलते हैं मटन स्लीव्स। ये पुराने ज़माने के अंदर चलती थी, आजकल भी कुछ लोग पहनते हैं, लेकिन आजकल इतना फैशन नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि औरत अंदर आई, उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स टाइप की जो कपड़े हैं, वस्त्र है, वो पहने हुए थे, एंड स्कर्ट्स, और उसने एक स्कर्ट्स पहनी हुई थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। और जूते कैसे पहने हुए थे, हाई बटन शूज, यानी ऊंचे ऊंचे बटन वाले जूते। देखिए किस तरह के जूते होते पुराने टाइम के अंदर, इस तरह के जूते उस औरत ने पहने हुए थे, ऊंचे ऊंचे हाई बटन शूज। ठीक है, ये उस औरत की वेशभूषा थी जो कि बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के अंदर 1890 में 1894 के अंदर पहनी जाती थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, यानी जो औरत आई थी उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स के ऊपर, जो रेलगाड़ी जो ट्रेन आती है तो उस ट्रैक के ऊपर, आई कॉट ए ग्लिम्स कहते हैं झलक को, मुझे एक झलक दिखाई दी ऑफ ए लोकोमेटिव क्या होता है, लोकोमेटिव पुराने टाइप का इंजन, जो पुराने इंजन होते थे रेलगाड़ी के जो कि कोयले से चलते थे, उन इंजन को बोलते हैं लोकोमेटिव। तो ये कह रहा है उस औरत के पीछे जो ट्रैक था रेलगाड़ी का, उसके ऊपर मुझे लोकोमेटिव इंजन की एक झलक दिखाई दी। ए वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमेटिव। अब ये जो इंजन था ये कैसा था, करियर एंड आइव्स, ये दो व्यक्तियों के नाम दिए। इनकी एक कंपनी होती थी, एक फर्म होती थी जो पेंटिंग का काम करती थी। 1835 के अंदर ये शुरू हुई थी, एंड 1857 के अंदर इसको करियर एंड आइव्स नाम मिला था, और ये तकरीबन 1907 तक इनकी फर्म है वो चली थी। तो ये दो व्यक्ति थे, एक का नाम था करियर, एक का नाम था आइव्स। इनका पूरा नाम मुझे नहीं पता। तो ये इनका नाम करियर एंड आइव्स, दो व्यक्तियों का नाम है, और इनकी जो कंपनी थी फर्म, उसका नाम भी करियर एंड आइव्स था। 1957 में इनको नाम मिल गया था ये कंपनी को। तो करियर एंड आइव लोकोमेटिव, तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, कोई बहुत पुरानी चीज के बारे में लोग बताते हैं तो कहते हैं कि करियर एंड आइव्स चीज है ये, यानी करियर एंड आइव्स कोई भी चीज का नाम लेते हैं कि ये करियर एंड आइव्स है, कि बहुत पुरानी चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंजन था वो करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव था, यानी बहुत ही पुराना इंजन था। विद ए फनल शेप्ड स्टेक कहते हैं चिमनी को। अब उसकी जो चिमनी थी वो कैसी थी, फनल शेप्ड, यानी फनल स्टेप क्या होता है, कीप के आकार की। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह के पुराने टाइम जमाने के अंदर जो इंजन होते थे। ये देखिए यहाँ पे, ये जो कीप के आकार की इसकी चिमनी है, इस तरह की उसकी फनल शेप इसको बोलते हैं। तो जो इंजन था फनल शेप्ड स्टेक उसकी था। एंड देन आई न्यू, और तभी मैं जान गया, यानी मैं समझ गया कि मैं कहाँ पर था, यानी इसको पता चल गया कि मैं पुराना टाइम है उसके अंदर आ गया था। अब आगे क्या कह रहा है, टू मेक श्योर, आश्वस्त होने के लिए, क्योंकि इसको अभी पक्का यकीन नहीं था, इसलिए इसने पक्का यकीन करने के लिए कि मैं अभी पुराने टाइम के अंदर आ गया हूँ, थर्ड लेवल पर 1894 के टाइम के अंदर मैं आ गया हूँ टाइम ट्रेवल करके। तो श्योर होने के लिए, आश्वस्त होने के लिए इसने क्या किया, आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय, मैं एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया, न्यूज बॉय के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, ग्लांस्ड मतलब घूर कर देखा, ध्यान से देखा। एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, स्टैक कहते हैं ढेर को, स्टैक ऑफ पेपर्स का जो ढेर पड़ा था न्यूज़पेपर का, उसको मैंने देखा। एट हिज फीट, उसके पैरों में, जो बच्चा था न्यूज़ बॉय, उसके पैरों के अंदर स्टैक ऑफ पेपर्स यानी न्यूज़पेपर का ढेर लगा हुआ था। ये कह रहा है कि मैंने उसको घूर कर देखा, ध्यान से देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, और ये जो समाचार पत्र वहाँ पे पड़ा था उसका नाम बताया यहाँ पे, उस समाचार पत्र का नाम था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये कह रहा है कि द वर्ल्ड जो समाचार पत्र है हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, वो सालों से प्रकाशित ही नहीं हुआ था।
द लीड स्टोरी सेड समथिंग, जो लीड स्टोरी थी यानी इस पेपर के ऊपर जो लीड स्टोरी थी, जो मुख्य स्टोरी थी, सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। वो किसके बारे में बता रही थी? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी। ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के, यूएस के राष्ट्रपति, 22वें और 24वें। यूएस के अमेरिका के 22वें राष्ट्रपति रहे हैं। 22वें राष्ट्रपति ये रहे थे 1885 से 1889 तक, ठीक है ना। इनका पूरा नाम था ग्रोवर क्लीवलैंड, ठीक है। और 24वें राष्ट्रपति ये रहे थे 1893 से 1897 तक, ठीक है ना। तो ये 1890 के आसपास पहुंच गया था। तो ये कह रहा है कि उस समाचार पत्र के अंदर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ स्टोरी लिखी हुई थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, मैंने देखा कि यानी मैंने पाया कि जो फ्रंट पेज था, सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइल्स थी, जो फाइलें थी, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। ये कह रहा है कि मैंने वो जो फ्रंट पेज था वो मेरे को पब्लिक लाइब्रेरी फाइल के अंदर मिल गया था, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। और ये जो पेपर था ये कब प्रिंट हुआ था? 11 जून 1894, यानी ये 1894 के अंदर चला गया था पीछे। और इसके पास इसका सबूत भी था, क्योंकि वहाँ पे इसने बताया कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो था उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी 11 जून 1894, और उसके अंदर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड जो कि उस टाइम यूएस के राष्ट्रपति रहे थे, तो उनके बारे में स्टोरी लिखी हुई थी। तो प्रूफ भी थे इसके पास कि ये वास्तव के अंदर 1894 के अंदर चला गया था, थर्ड लेवल में। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज, मैं फिर टिकट विंडोज की तरफ गया, जो टिकट खिड़कियां थी उनकी तरफ गया। नोइंग डेट हियर, ये जानते हुए कि यहाँ ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल, कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर, यहाँ पर आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट्स खरीद सकता था। दे टू टेक लुइसा एंड मी, जो लुइसा और मुझे ले जा सकती थी, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वॉन्टेड टू गो, यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी, वी वॉन्टेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहते थे। तो ये टिकट विंडोज के ऊपर गया और इसको पता था, ये कह रहा है कि मैं जानता था कि यहाँ से मैं कोई भी टिकट खरीद सकता था जिससे मैं और लुइसा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कहीं भी जा सकते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था ना, ये 1894 के अंदर यहाँ से हर स्टेट के लिए ट्रेन चलती थी अमेरिका के अंदर, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया था। बाद में लोकल ट्रेन ही चलनी शुरू हो गई थी, हर स्टेट्स के लिए ट्रेन यहाँ पे नहीं चलती थी। तो ये 1894 में चला गया था और ये कह रहा है कि मैं किसी भी जगह यानी किसी भी स्टेट में जाने के लिए यहाँ से ट्रेन है वो ले सकता था और टिकट ले सकता था मेरे लिए और मेरी वाइफ लुइसा के लिए। इन द ईयर 1894, यहाँ पे देखिए बता भी दिया इसने कि 1894 के साल में मैं कहीं भी घूम सकता था। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, और मैं 2 टिकट्स चाहता था टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ये स्थान इसने बताया कि 1894 के अंदर मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस जो स्थान है अमेरिका के अंदर, उस स्थान पर मैं घूमना चाहता था और मैंने गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें हैं वो ले ली। हैव यू एवर बीन देयर? अब आगे यहाँ पे देखिए पूछ रहा है चार्ली की क्या आप यहाँ पे गए हो, गेल्सबर्ग कभी गए हो? इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल, ये कह रहा है कि आज भी ये बहुत ही सुंदर शहर है। वंडरफुल टाउन यानी बहुत ही सुंदर शहर है आज भी गेल्सबर्ग जो शहर है वो। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, और गेल्सबर्ग के अंदर आज भी कैसे हैं? बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज। फ्रेम हाउसेज कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए आपको मैं बताता हूँ। फ्रेम हाउसेज इस तरह के घर होते हैं जिनके ये जो छत होती है ये इस तरीके से उल्टे वी के आकार की जो छत होती है उनको बोलते हैं फ्रेम हाउसेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फ्रेम हाउसेज जो है वो बड़े बड़े यहाँ पे गेल्सबर्ग के अंदर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बगीचे हैं। एंड ट्रीमेंडस ट्रीज, ट्रीमेंडस मतलब विशाल, और बड़े बड़े पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं ऊपर जाकर के मिल जाती है। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और गली के ऊपर छत का निर्माण कर देती है। इतने बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे हैं गेल्सबर्ग के अंदर, बड़े बड़े लॉन हैं और बड़े बड़े जो फ्रेम हाउसेज हैं वो वहाँ पर हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो समर इवनिंग्स होती थी यानी गर्मियों की जो शामें होती थी वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, आज से लगभग दुगनी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और जो लोग हैं वो अपने लॉन्स में बाहर बैठते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी लोग जो है वो सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से बातें करते रहते थे।
द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें होती थी वो क्या करती थी, वेविंग। वेविंग का अर्थ है हिलाना। पाम लीफ फैंस पुराने टाइम के अंदर पंखे होते थे, ये देखिए इस तरीके के जो पंखे होते थे पाम से बने हुए, उनको कहते हैं पाम लीफ फैंस। तो औरतें हैं वो पाम लीफ फैंस है उनको हिलाती रहती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायर फ्लाइज यानी जो जुगनू होते हैं वो उड़ते रहते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और एक शांतिपूर्ण दुनिया थी वो यानी गेल्सबर्ग के बारे में बताया 1894 में गेल्सबर्ग किस तरह के लोग रहते थे, कैसे लोग रहते थे और कैसा उस टाइम के अंदर माहौल होता था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, टू बी बैक देयर वहाँ पर वापस जाकर, यानी मैं गेल्सबर्ग में वापस जाकर, 2 टिकट इसने ली थी, ये 2 टिकट चाहता था गेल्सबर्ग की, ये कह रहा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, पहला विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, उसमें अभी भी 20 साल पड़े हुए थे, यानी ये चला गया था 1894 में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अभी भी 20 साल पड़े हुए थे। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, वो अभी 40 साल भविष्य में होने वाला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था। तो ये कह रहा है कि अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 20 साल पड़े हुए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 40 साल पड़े हुए थे। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं वहाँ के लिए यानी गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकटें चाहता था। तो यहाँ पे ये पुराने टाइम के अंदर चला गया था जहाँ पर विश्व युद्ध, ना तो पहला विश्व युद्ध हुआ था और ना दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसलिए शांतिपूर्ण दुनिया थी और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और ये चाह रहा था कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए इसको 2 टिकटें मिल जाए, एक खुद के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, तो वहाँ पे जो क्लर्क था उसने जो फेयर था, किराया था, उसको गिना। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, ग्लांस का अर्थ होता है घूरना, एट माई फैंसी हेडबैंड। अब फैंसी हेडबैंड क्या होता है ये देखिए, फैंसी हेडबैंड यानी ये जो पट्टी लगी हुई है यहाँ पे इसको बोलते हैं हेडबैंड। तो ये कह रहा है कि जो क्लर्क था वहाँ पर बैठा हुआ उसने किराए को गिना और उसने क्या किया, जो मेरे फैंसी हेडबैंड था उसको घूर कर देखा। बट ही फिगर द फेयर, फिर उसने किराए को गिना। एंड आई हैड इनफ, और मेरे पास पर्याप्त पैसे थे फॉर 2 कोच टिकट्स, 2 कोच टिकट्स के लिए, 1 वे, एक रास्ते के, यानी जाने जाने के, गेल्सबर्ग जाने जाने के 2 टिकट्स के मेरे पास पैसे थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट, लेकिन जब मैंने उनको गिना, द मनी, उस मनी को जो मेरे पास था उसको जब मैंने गिना, एंड लुक्ड अप, और जब मैंने ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो जो क्लर्क था, स्टेयर का अर्थ था घूरना, वो मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उस क्लर्क ने क्या किया, नोडेड का तो सिर हिला करके इशारा करना, एट द बिल्स, बिल्स कहते हैं नोट्स जो होते हैं उनको। तो उसने जो नोट्स थे मेरे पास उनकी तरफ सिर हिला करके इशारा किया और कहा, डेट आंट मनी मिस्टर, कि मिस्टर ये पैसे नहीं है। ही सेड, उसने कहा कि ये पैसे नहीं है जो तुम गिन रहे हो। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, ट्राई टू स्किन का अर्थ होता है धोखा देना यानी ठगना, चीट करना। तो उस क्लर्क ने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम धोखा देने की कोशिश करना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द केस ड्रॉअर, फिर उसने केस ड्रॉअर जहाँ पर पैसे रखे हुए थे उस ड्रॉअर को देखा, बिसाइड हिम, जो उसके पास में पड़ी हुई थी। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, निस्संदेह, ऑफ कोर्स का अर्थ था निस्संदेह, द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, जो पैसे थे उस बाबू के पास, उस क्लर्क के पास, वो ओल्ड स्टाइल के थे यानी पुराने स्टाइल के नोट थे, क्योंकि ये तो 1894 में चला गया था ना, और 1894 के अंदर इसके पास जो नोट्स थे वो तो 1950 के थे, यानी मॉडर्न वर्ल्ड के नोट्स थे इसके पास, और उस टाइम के अंदर ये जो नोट्स हैं वो चलते नहीं थे। तो जो क्लर्क था उसकी दराज के अंदर ओल्ड स्टाइल बिल पड़े हुए थे। हाफ अगेन एज विद एज द मनी वी यूज नाउ डेज, और वो पैसे कैसे थे, हाफ अगेन एज विद एज द मनी वी यूज नाउ डेज, हम आजकल जो पैसे उपयोग में लेते हैं, जो नोट्स उपयोग में लेते हैं, उनसे वो बड़े थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग प्रकार के वो दिखाई दे रहे थे। आई टर्न्ड अवे एंड गोट आउट फास्ट, आई टर्न्ड अवे, मैं दूर हट गया, एंड गोट आउट फास्ट, और मैं वहाँ से तेजी से भाग निकला। देयर इज नथिंग नाइस, कुछ भी अच्छा नहीं था।
अबाउट जेल को लेकर इवन इन 1894। ये कह रहा है कि 1894 के अंदर भी जेल के बारे में अच्छी बातें नहीं थी, यानी मैं जेल नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरे पास जो नोट्स थे वो आज के थे और मैं चला गया था 1994 में, उस टाइम में नोट चलते नहीं थे। तो ये कह रहा है कि मैं वहाँ पर पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। एंड डेट वॉज डेट, और यही था। आई लेफ्ट द सेम वे, मैं उसी रास्ते से बाहर आया। आई केम, जिस रास्ते से मैं गया था, यानी केम का मतलब यहाँ पे वो है कि जो अंदर गया था ये थर्ड लेवल के। ये कह रहा है आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से मैं अंदर गया था उसी रास्ते से मैं बाहर आ गया। आई सपोज, मैं सोचता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब ये वापस अपनी दुनिया में आ गया, यानी 1950 के अंदर 1950s के अंदर आ गया है ये। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर के दौरान आई ड्रू $300, मैंने $300 निकाले आउट ऑफ द बैंक से बाहर निकाले $300, विथड्रॉ किए, इसने पैसे निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतने ही थे हमारे पास, यानी लुइसा इसकी पत्नी और ये जो चार्ली था इनके पास $300 ही थे। सारे के सारे पैसे बैंक से बाहर निकाल लिए। एंड बोथ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और क्या किया उन पैसों का? ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने चलन की मुद्रा खरीदी, यानी 1894 की जो मुद्रा थी, जो करेंसी थी, वो इन्होंने खरीदी। डेट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और इससे क्या है, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, ये कह रहा है चार्ली कि जो मेरा जो मनोचिकित्सक दोस्त था वो थोड़ा सा चिंतित हो गया कि यार तू क्या कर रहा है, ये पैसे निकाल करके तुम 1894 की करेंसी क्यों खरीद रहे थे, वो थोड़ा सा चिंतित हो गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी, अब आपको यहाँ पे बताया कि आप ओल्ड मनी को खरीद सकते हो। यू कैन बाई ओल्ड मनी, आप पुराना पैसा खरीद सकते हो एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर के पास थे। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, यानी थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। माई $300, मेरे जो $300 थे, जो मैंने $300 बैंक से निकाले थे, ये कह रहा है बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, उसके मेरे को $200 ही मिले। ओल्ड स्टाइल बिल, पुराने चलन के नोट मेरे को 200 ही मिले। मैंने दिए 300, लेकिन मुझे मिले कितने? 200। बाकी के जो 100 जो डॉलर थे वो प्रीमियम के रूप में उन्होंने ज़्यादा ले लिए। बट आई डिडंट केयर, ये कह रहा है कि मुझे कोई इसकी चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन, कि जो अंडे थे वो 13 सेंट्स में एक दर्जन मिलते थे इन 1894 के अंदर। तो कह रहा है कि मेरे लिए 200 जो डॉलर हैं वो भी काफ़ी थे, क्योंकि 1894 के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी। 13 सेंट्स के अंदर एक दर्जन अंडे आ जाया करते थे, इसलिए आज के $300 और पुराने टाइम के $200 एक जैसे ही थे, तो मुझे इसकी कोई चिंता थी नहीं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, अब ये कह रहा है कि मुझे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन फिर कभी नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो था वो फिर कभी नहीं मिला। अब इसने पैसे भी ले लिए थे, पहले गया था ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में, तब तो इसके पास पैसे थे नहीं पुराने स्टाइल के 1894 के। अब इसके पास पैसे थे, इसने पैसे ले लिए थे 1894 के, लेकिन अब इसको ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो दोबारा नहीं मिल रहा था। वो जो थर्ड लेवल है वो दोबारा नहीं मिल रहा था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड, लुइसा बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगी थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको इस सब के बारे में बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, और वो मुझसे चाहती थी, लुक फॉर का तो तलाश करना, कि मैं थर्ड लेवल की तलाश करना बंद कर दूं, एनी मोर, और ज़्यादा। वो चाहती थी इसकी पत्नी कि थर्ड लेवल की तलाश ये ना करे। एंड आफ्टर ए वाइल, और थोड़े ही समय बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया, मैंने तलाश करना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपनी स्टैम्प्स के पास वापस गया, यानी जो मेरी हॉबी थी स्टाम्प कलेक्टिंग की, मैं वापस अपनी स्टाम्प कलेक्टिंग की हॉबी के अंदर लग गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ढूंढ रहे थे, एवरी वीकेंड, हर हफ्ते, यानी हर हफ्ते के अंत में शनिवार संडे को हम दोनों, लुइसा और चार्ली दोनों ढूंढ रहे थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि वहां पर थर्ड लेवल था। तो देखिए, पहले इसकी पत्नी ने इसको मना किया था कि तुम मत ढूंढो, कोई थर्ड लेवल नहीं है, तुम बंद कर दो उसको। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब हम दोनों ढूंढ रहे थे वीकेंड पर थर्ड लेवल को, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था। अब इनके पास प्रूफ क्या था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, वो आगे आएगा।
अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। माई फ्रेंड सैम, इसी बीच क्या घटना हुई देखिए, इसका जो फ्रेंड था सैम वीनर जिसका नाम था, जिसको ये मनोचिकित्सक बताता आ रहा है कि जो साइकेट्रिस्ट था सैम वीनर डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। इसी बीच ये जो बंदा है सैम वीनर ये गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, और किसी को नहीं पता कि ये कहाँ चला गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा संदेह था बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो था वो एक शहर का रहने वाला लड़का था। यहाँ पे चार्ली क्या कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट था, उसके ऊपर संदेह था, क्योंकि जो सैम था वो शहर में रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था अबाउट गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के बारे में मैं उसे बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मैं गेल्सबर्ग में स्कूल गया था जब छोटा था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसको वो स्थान बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वो वहीं है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, इन 1894, 1894 में। ऐसा इसको संदेह था चार्ली को कि मेरा जो फ्रेंड है वो गेल्सबर्ग की बहुत ज़्यादा प्रशंसा जब मैं करता था तो बहुत ज़्यादा खुश होता था, उसको वो प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए वो 1894 के अंदर गेल्सबर्ग के अंदर चला गया है, ऐसा इसको सस्पेक्ट था। बिकॉज वन नाइट, अब सबूत क्या था देखिए, ऊपर ये कह रहे हैं कि पहले इसकी पत्नी ने इसको मना किया था कि तुम मत ढूंढो थर्ड लेवल को, बाद में ये कह रहा है कि हम दोनों ने ढूंढना शुरू कर दिया हर वीकेंड पर, क्योंकि हमारे पास अब प्रूफ था। तो प्रूफ क्या था इनके पास देखिए, अभी आगे इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। यहां से देखिए, बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात को, फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन जो था उसको फसिंग करता था, ऐसे ही मतलब इधर उधर बिखेरना, ऐसे ही छेड़छाड़ करना। तो जब मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन जो था, मेरी टिकटें, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, इधर उधर उनको ऐसे ही देख रहा था। आई फाउंड, मैंने पाया, यानी मुझे मिला, उसके अंदर क्या मिला। वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, क्या आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। When a new stamp is issued, अब देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए फर्स्ट डे कवर, तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है वो इसने बताया। यहाँ पे देखिए, इसको फर्स्ट डे कवर ही मिला था स्टाम्प कलेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। When a new stamp is issued, जब कोई भी नई टिकट जारी की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर्स, दो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं जो टिकटें इकट्ठी करने की जिनको हॉबी होती है, बाय सम, वो कुछ टिकटें खरीद लेते हैं जो नई टिकट होती है, एंड यूज देम, और उन टिकटों का वो उपयोग करते हैं, टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स, मेल एनवलप्स, लिफाफों को मेल करने के लिए, टू देमसेल्व्स, अपने आप को, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, टिकट बिक्री के पहले ही दिन। तो जैसे ही टिकट जारी होती है उसी दिन टिकट खरीद लेते हैं और लिफाफे के ऊपर लगा करके अपने आप को उस लिफाफे को मेल कर देते हैं, अपने खुद के एड्रेस पे उस लिफाफे को मेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क जो यानी पोस्ट ऑफिस पर जो स्टाम्प लगती है, जो ठप्पा लगता है उस लिफाफे के ऊपर, प्रूव्स द डेट, उससे वो डेट है वो सत्यापित हो जाती है कि ये टिकट इसी दिन जारी हुई थी। तो ये एक प्रूफ के लिए, प्रमाण के लिए कि बाद में जब किसी को दिखाएं तो इसके ऊपर पोस्ट ऑफिस से जो ठप्पा लगा हुआ होता है, जो डेट लिखी होती है, उससे प्रूफ हो जाता है कि ये टिकट है वो पहले ही दिन, जिस दिन जारी हुई थी उसी दिन मैंने खरीद ली थी। तो इसलिए वो फर्स्ट डे कवर इसको कहा जाता है। प्रूफ के लिए ये रखते हैं अपने पास, जब टिकट जारी होती है पहले ही दिन अपने आप को ही भेज देते हैं। द एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, तो इस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे वर नेवर ओपन, और उनको कभी भी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर, आप खाली कागज रख सकते हो, इन द एनवलप, एनवलप के अंदर आप खाली कागज रख सकते हो, जो एनवलप खाली कागज डाल दो और उसके अंदर टिकट लगा करके उस एनवलप के ऊपर खुद का एड्रेस लिख के खुद को ही वो पोस्ट कर दो। और पोस्ट क्यों करना, क्योंकि उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की ठप्पा लगेगा, पोस्ट ऑफिस की मोहर लगेगी, जिससे वो डेट है वो प्रमाणित हो जाएगी कि ये इसी दिन जारी हुआ था, ऑथेंटिक हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट डे कवर मिला। डेट नाइट अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे जो सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन डेट, में मुझे उसके अंदर एक ऐसा मिला, डेट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहां पर नहीं होना चाहिए था। जो इसका स्टाम्प कलेक्शन था उसके अंदर ये कह रहा है कि मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहां पे नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन ये वहां पर था। इट वॉज देयर, ये वहां पर था, बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, क्योंकि किसी ने इस फर्स्ट डे कवर को मेल किया था, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के अंदर उनके घर के एड्रेस पर। गेल्सबर्ग के अंदर चार्ली कह रहा है कि मेरे दादाजी का जो घर था गेल्सबर्ग में,
उनको ये मेल किया गया था। That's what the address on the envelope said। और एनवलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था उससे यही प्रमाणित हो रहा था। And it had been there since July 18, 1894। और ये वहीं पर पड़ा था, यानी स्टाम्प कलेक्शन में ही पड़ा था 18 जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट। और ये कैसे पता चला? पोस्ट मार्क से, जो पोस्ट ऑफिस के ऊपर मोहर लगी थी तो डेट भी लिखी हुई थी 18 जुलाई 1894। तो ये चार्ली के दादाजी को किसी ने मेल किया था और इसके ऊपर डेट लगी हुई थी और 1894 से ये उनके स्टाम्प कलेक्शन के अंदर ही पड़ा हुआ था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट। फिर भी मुझे ये याद नहीं था एट ऑल, बिल्कुल भी। द स्टाम्प वाज 6 सेंट। इसके ऊपर जो स्टाम्प लगी हुई थी, जो टिकट लगी हुई थी, वो जो 6 सेंट, वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन, हल्के भूरे रंग की थी, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और उसके ऊपर पिक्चर किसकी थी? राष्ट्रपति जो गारफील्ड थे उनकी तस्वीर, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे गारफील्ड, उनकी तस्वीर उस टिकट के ऊपर लगी हुई थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवलप केम टू ग्रांड डेड। अब ये कह रहा है कि जब ये एनवलप ग्रांड डेड के पास आया, यानी जब ये एनवलप मेरे दादाजी के पास आया इन द मेल के अंदर, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। तो ये उनके कलेक्शन के अंदर चला गया, क्योंकि इसके दादाजी हैं वो भी कलेक्शन करते थे टिकटों का, फर्स्ट डे कवर्स का। तो जब दादाजी के पास ये आया तो उनके कलेक्शन के अंदर चला गया एंड स्टेड देयर। और फिर वहीं पर पड़ा रहा टिल आई टुक इट आउट, जब तक मैंने इसे बाहर नहीं निकाल लिया, एंड ओपन इट, और इसे खोल नहीं लिया। यानी अब मैंने इसको बाहर निकाला है और इसको खोला है, तब तक ये वहीं पर था। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक। और इसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, खाली नहीं था। इट सेड, इट रीड, इसके ऊपर लिखा हुआ था। तो फर्स्ट डे कवर के अंदर हम क्या करते हैं? खाली पेपर डालते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो फर्स्ट डे कवर था जो मुझे मिला, इसके ऊपर तो लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था? देखिए, फर्स्ट डे कवर के अंदर एड्रेस लिखा हुआ था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। ये तो एड्रेस था। आप देखिए चार्ली, ये लिखा किसको? ये सबसे महत्वपूर्ण देखिए पॉइंट है यहाँ पे। ये जो फर्स्ट डे कवर था जिसके ऊपर डेट देखिए जुलाई 18, 1894 में लिखी हुई है, और ये किसको लिखा गया था? चार्ली को लिखा गया था पुराने टाइम के अंदर। देखिए आप, और इसमें क्या लिखा है, किसने लिखा है? देखिए, आई गो टू विशिंग डेट यू वर राइट। इसमें लिखा था कि मैं हमेशा ये इच्छा करता था कि तुम सही हो जाओ। देन, यानी तुम्हारी बात सही हो जाए। देन आई गो टू बिलीविंग, फिर मुझे विश्वास होना शुरू हो गया, यू वर राइट, कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम सही थे। एंड चार्ली, और चार्ली, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्तों से यहीं पर हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक इस समय, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में हूँ, एट द डेलीज, डेलीज की दुकान पर। ये कोई दुकान का नाम है कि मैं नीचे गली में डेलीज की दुकान पर हूँ। समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। एंड दे वर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और सभी जो लोग हैं वो आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, बाहर पोर्च में हैं। सिंगिंग सीइंग नेली होम, और कौन सा गीत गा रहे हैं? सीइंग नेली होम। तो वहाँ का इसमें बताया हुआ था, इस व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति जो है वो पियानो बजा रहा है और सभी लोग बाहर पोर्च में हैं और सीइंग नेली होम गीत है वो गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर, और मुझे आमंत्रित भी किया गया है, फॉर लेमोनेड। लेमोनेड कहते हैं जो नींबू का रस होता है उसको बोलते हैं, नींबू पानी बोल सकते हो आप, कि मुझे नींबू पानी के लिए आमंत्रित भी किया गया है। कम ऑन बैक, वापिस आ जाओ, चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा तुम दोनों भी आ जाओ यहाँ पर। कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, तलाश करते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिले तब तक तुम इसे ढूंढते रहो। इट्स वर्थ इट, ये ढूंढने योग्य है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो कि ये ढूंढने योग्य है, बहुत ही अच्छा स्थान है। थर्ड लेवल जो है, ढूंढते रहो, जिस स्थान पर मैं हूँ बहुत अच्छा स्थान है। द नोट इज साइंड सैम, और जो नोट था उसके ऊपर साइन किया हुआ था सैम। सैम, सैम वही है ये स्टूडेंट्स जो इसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था और जो गायब हो गया था, वही सैम है, सैम विनर।
ठीक है ना। तो ये जो सैम विनर जो इसको कहा करता था कि तुम वर्तमान दुनिया के अंदर चिंता, दुख, तकलीफें बहुत ज़्यादा है, असुरक्षा की भावना, युद्ध बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा, इन सब से बचने के लिए तुम कल्पना कर रहे हो और थर्ड लेवल पे चले गए, तुम्हारी कल्पना है। यानी चार्ली का विश्वास ही नहीं करता था, लेकिन अब ये खुद जो है वो थर्ड लेवल के अंदर चला गया है और इसने थर्ड लेवल के अंदर जा करके वहां पर देखिए चार्ली को पत्र लिखा है ये फर्स्ट डे कवर के माध्यम से, और इसके अंदर बताया है कि ये जो स्थान है ये बहुत ही अच्छा है, गेल्सबर्ग 1894 का, और मैं यहाँ पे हूँ और बहुत ही शांति प्रिय माहौल है यहाँ पे, तुम ढूंढते रहो और जब तुम्हें मिल जाए तो तुम भी यहाँ पे आ जाना। तो ये सेम ने लिखा था, देखिए एट द स्टाम्प, और आगे ये जो चार्ली है ये कह रहा है एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। फिर मैं कहाँ गया? स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, जो टिकटें और सिक्के वगैरह रखते थे उनके वहाँ पे मैं गया, जहाँ पे चेंज करवाए जाते थे टिकट और सिक्के। तो मैं वहाँ गया, उस दुकान पे गया या उस बैंक में जहाँ भी थे ये, वहाँ पे गया। आई फाउंड आउट, फाइंड आउट का अर्थ था पता लगाना। तो मुझे पता चला दैट सेम बोट $800 की सेम ने $800 खरीदे थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी थी उसने, $800 की पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी थी 1894 की। डेट ओड टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे, जो कि पर्याप्त थी, सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। ये बिजनेस का नाम, कौन सा बिजनेस देखिए वो करना चाहता था। $800 की पुराने स्टाइल की करेंसी उसने खरीदी थी, इसको स्टोर से पता चला चार्ली को, और ये जो करेंसी थी ये पर्याप्त थी। हे सूखी घास को बोलते हैं, फीड पशुओं के चारे को बोलते हैं, ग्रेन अनाज को बोलते हैं। तो वो सूखी घास और जो पशुओं का चारा होता है और अनाज है उसका बिजनेस करना चाहता था, उसके लिए ये पैसे उसके लिए पर्याप्त थे। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि यही वो वास्तव में करना चाहता था, यानी यही बिजनेस वो करना चाहता था, हमेशा ऐसी वो बातें करता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक, और वो निश्चित रूप से वापस तो नहीं जा सकता था टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस में। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के अंदर 1894 में वो वापस अपना पुराना बिजनेस तो नहीं कर सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस क्या था? वाई सेम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सेम जो है वो एक मनोचिकित्सक था। तो वो अपने मनोचिकित्सक के अंदर तो जा नहीं सकता था क्योंकि वो 1894 में चला गया था, उस टाइम तो उसके पास मनोचिकित्सक की डिग्री भी नहीं थी, इतना पढ़ा भी नहीं था। तो वो उस दौरान उस टाइम के अंदर घास, चारे और अनाज का बिजनेस करता था, और $800 जो उसने पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी थी वो उसके लिए पर्याप्त थी ये बिजनेस करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है मैंने आपको बताया है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर, इसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से सेम, जो कि पहले चार्ली का विश्वास नहीं करता था कि तुम्हें हेल्यूसिनेशन हुआ है और तुम थर्ड लेवल पे नहीं गए हो, ऐसा कोई थर्ड लेवल नहीं है, और ये खुद वहाँ पे चला जाता है। तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्या वास्तव में थर्ड लेवल होता है या नहीं होता है इस लेसन के अंदर। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि थर्ड लेवल वास्तव में एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप इसका आंसर यस में भी दे सकते हो और नो में भी दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो टीचर्स थे जिन्होंने कॉपी चेक की थी बोर्ड की सीबीएसई के अंदर, उनको ये कहा गया था कि स्टूडेंट्स ने यदि यस लिखा है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है तो भी सही कर देना, और यदि उसने नो लिखा है तो भी सही कर देना। शर्त ये है कि उसने तर्क सही दिए होने चाहिए। अगर आप लिखते हो यस हाँ थर्ड लेवल है, तो आपको बताना पड़ेगा सारे इस लेसन के अंदर जो तर्क आए हैं कि चार्ली है, वहाँ पे गया था, वहाँ पे पुराने स्टाइल के लोग जो हैं वो कपड़े पहने हुए थे, सारी जो चीज़ें थी वो पुराने स्टाइल की थी, वो कलर के पास गया था लेकिन पुराने स्टाइल के नोट उस दौरान चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। और आप कहते हो कि नहीं थर्ड लेवल नहीं है, तो भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन फिर आपको तर्क देना पड़ेगा कि ये चार्ली की एक कल्पना थी, इमेजिनेशन थी, जो वो वर्तमान दुनिया में लड़ाई झगड़ा, युद्ध, असुरक्षा की भावना ये सब ज़्यादा होता है, तो इन सब से बचने के लिए वो थर्ड लेवल की कल्पना कर बैठा था, वास्तव के अंदर कोई थर्ड लेवल नहीं था। तो आप यस में भी आंसर कर सकते हो, नो में भी आंसर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।